हेलो एवरीवन, यस वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आखिरकार बहुत दिनों बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओलिगोपॉली की हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ओलिगोपॉली के मॉडल्स किए थे। जो नॉन कल्यूसिव ओलिगोपॉली है उसके मॉडल्स हमने 3 किए थे, कुर्नो, बैटरैंड एंड एडजवर्थ। तो आज की इस क्लास में हम स्टैकलबर्ग, किंग डिमांड कर्व, चैम्बरलिन, ये वाले 3 करेंगे। ठीक है, सो फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ताकि मैक्सिमम लर्नर्स जो है वो इस सेशन का लाभ उठा पाएँ। सो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सभी नए अपडेट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट्स डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, न्यूज़पेपर्स, नोट्स आपको मिलते रहते हैं। सो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी आप एमएस स्टडी गुरु पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट कि इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं, पहले वाली जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको सारा पिछला माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करवाया हुआ है, वो भी देखिएगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें मिल रहा है इस सीरीज़ में। तो हम ओलिगोपॉली से पहले वाला सब चीज़ें कर चुके हैं। आज हम ओलिगोपॉली के 3 मॉडल्स करेंगे, स्टैकलबर्ग, किंग डिमांड कर्व एंड चैम्बरलिन। इससे पहले वाली क्लासेस का भी आप प्लीज़ लुफ्त उठाइएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टैकलबर्ग मॉडल। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुर्नो मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ा था। कुर्नो मॉडल एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो स्टैकलबर्ग मॉडल है तो उसके ऑप्शंस दिए गए हों, तो जो स्टैकलबर्ग मॉडल है उसका आप सही जवाब लिखेंगे कि ये कुर्नो मॉडल पे एक डेवलपमेंट है। ठीक है, स्टैकलबर्ग मॉडल इज डेवलपमेंट ओवर कुर्नो मॉडल। तो वैसे तो ये मॉडल काफ़ी लंबा है, बहुत डिटेल में है, बट इसको मैं आपको यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अब इस मॉडल में क्या होता है, डुओपॉलिस्ट डिटरमाइन द रिएक्शन कर्व ऑफ हिज राइवल। जो डुओपॉलिस्ट क्या होते हैं, देखिए ओलिगोपॉली हमने पढ़ा है, डुओपॉली हमने पढ़ा, जिसमें 2 फर्म्स हैं, आपस में कंपटीशन है उनके, एकदम बहुत अच्छे वाला कंपटीशन जो होता है, कट थ्रोट कंपटीशन। सो डिटरमाइन द रिएक्शन कर्व ऑफ हिज राइवल। तो जो राइवल है वो अपने एक जो फर्म है वो अपने राइवल के रिएक्शन फर्म को डिटरमाइन करता है एंड अपने प्रॉफिट फंक्शन में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ये जो चीज़ है ये उसके लिए है अगर आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन कोई स्टैकलबर्ग से आता है तो। स्टैकलबर्ग का मैथमेटिकल क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 फर्म्स हैं 1 एंड B। ठीक है, इसमें से अगर 1 ये वाले फर्म को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो ये वाला फर्म क्या करेगा, ये अपने प्रॉफिट फंक्शन में इसका रिएक्शन कर्व पुट करेगा। मतलब अपने प्रॉफिट फंक्शन में ये दूसरे वाले अपने राइवल का रिएक्शन फंक्शन जो है वो पुट करेगा और इस तरह से ये अपने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। दिस इज द वे टू मैक्सिमाइज वंस ऑन प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, क्या करेगा, एक फर्म जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है वो दूसरे फर्म का, अपने राइवल का रिएक्शन फंक्शन अपने प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेगा और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा मोनोपोलिस्ट की तरह। ठीक है, सो ये बेसिक रूल है स्टैकलबर्ग के मॉडल में जो फर्म्स करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने राइवल का रिएक्शन फंक्शन जो है वो अपने प्रॉफिट फंक्शन में पुट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो निकालते हैं। सिचुएशन, अब इसमें ना स्टैकलबर्ग के मॉडल में मेन याद रखने वाली 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेजेस हैं। वो क्या क्या है, पहला सिचुएशन जब एक फर्म लीडर होता है और दूसरा फर्म फॉलोअर होता है, और दूसरी सिचुएशन जब ए फर्म फॉलोअर है और दूसरा लीडर है। इन दोनों सिचुएशंस में जो सोल्यूशन निकलता है वो पूरी तरह से डिटरमाइन निकलता है, और इन सिचुएशंस को हम स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए फर्म लीडर है, मतलब ये अपना प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है, और ये नेव फॉलोअर है, ये नेव फर्म भी बोलते हैं इसको, फॉलोअर को। ठीक है, इस लीडर को हम सोफिस्टिकेटेड फर्म भी बोलते हैं और फॉलोअर को हम नेव फर्म भी बोलते हैं। दूसरा सिचुएशन जब ए फॉलोअर है, बी लीडर है, इसमें भी स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, यानी कि सोल्यूशन डिटरमाइन है। सोल्यूशन तभी डिटरमाइन होगा अगर एक फर्म लीडर होगा और दूसरा फॉलोअर होगा। बट इन द केस कि अगर दोनों फर्म लीडर्स बनना चाहते हैं तो क्या होगा, इस सिचुएशन को हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। यू कैन से स्टैकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम।
ठीक है, इस सिचुएशन को हम स्टेकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं और इसका आउटकम यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है दैट इज इकोनॉमिक वारफेयर। इकोनॉमिक वारफेयर इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, सो जब दोनों लीडर्स बनना चाहेंगे डिसइक्विलिब्रियम अराइज होगा, जिसको हम वारफेयर बोलते हैं। एक लड़ाई शुरू हो जाएगी एक हिसाब से। सो इक्विलिब्रियम देखिए, ध्यान से समझिएगा, डिसइक्विलिब्रियम है इस सिचुएशन में। इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आइदर बाय कल्यूजन, ठीक है, या तो वो आपस में बातचीत करके निगोटिएशन करके एक फॉर्म लीडर बन जाए, दूसरा फॉर्म फॉलोअर बन जाए, तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। या फिर जो वीकर फॉर्म होगा वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, और झुक जाए दूसरे के आगे, यानी कि वो फॉलोअर बनने को तैयार हो जाए। वही चीज़ कि दोनों फॉर्म कल्यूजन में पड़ जाएं, एक फॉलोअर बनने के लिए तैयार हो जाए, तब जाके उनमें इक्विलिब्रियम आएगा। अदरवाइज इट विल बी द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तब तक प्राइज वार चलता रहेगा जब तक एक फॉर्म सरेंडर नहीं करता, यानी कि एक फॉर्म फॉलोअर नहीं बनता। ठीक है, दैट्स अ थिंग, फाइन। अच्छा, आगे चौथी सिचुएशन है जब दोनों फॉर्म्स फॉलोअर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। देखिए, थर्ड वाली सिचुएशन थी डिसइक्विलिब्रियम की, ये वाली सिचुएशन है इनडिटर्मिनेट। इसको हम इनडिटर्मिनेट सोल्यूशन बोलते हैं कि जब दोनों ही फॉर्म फॉलोअर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, सो इसमें भी क्या होगा, उनको अपने आउटकम्स को रिवाइज करना पड़ेगा, यानी एक को लीडर बनना ही पड़ेगा। जब तक एक लीडर नहीं बनता तब तक इनडिटर्मिनेट सोल्यूशन चलता रहेगा। ठीक है, सो देखिए, अब यहाँ से समझिए, इफ ईच डुओपोलिस्ट रिकॉग्नाइज दैट हिज राइवल वांट्स आल्सो टू बी ए फॉलोअर, द कुर्नो इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। कहता है इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम तब आएगा इफ ईच डुओपोलिस्ट, अगर डुओपोलिस्ट रिकॉग्नाइज करेगा कि जो उसका राइवल है वो फॉलोअर बनना चाहता है, वो लीडर है और उसका राइवल, वो रिकॉग्नाइज करेगा दैट हिज राइवल विल बिकम फॉलोअर, दैट ही वांट्स टू बिकम फॉलोअर, तब जाके इसमें कुर्नो इक्विलिब्रियम आएगा। जब तक वो दोनों फॉलोअर हैं, दोनों फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, तब तक इक्विलिब्रियम इसमें नहीं आएगा। फाइन, समझे बात को? ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अगर एक डुओपोलिस्ट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मेरा जो दूसरा वाला है, मेरा जो राइवल है, वो फॉलोअर बनना चाहता है, तो वो फिर अपने आप को लीडर बनाएगा, है ना, तो कुर्नो इक्विलिब्रियम आ सकता है। बट जब तक ये दोनों फॉलोअर्स हैं तब तक कुर्नो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ठीक है, यस, इक्विलिब्रियम से पहले उनमें से एक को अपनी सिचुएशन, अपनी चॉइस को बदलना पड़ेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से पहले। तो ये थे स्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम के 4 केसेस। तीसरी सिचुएशन में डिसइक्विलिब्रियम होता है, प्राइस वार चलती है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। चौथी सिचुएशन में इनडिटर्मिनेट सोल्यूशन होता है, इसमें भी एक को सरेंडर करना पड़ता है, एक को फॉलोअर बनना पड़ेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। फाइन, अगला आता है आपका किंग डिमांड कर्व। किसने दिया है? स्वीजी ने दिया है, 1939 में दिया है। बड़ा दिलचस्प है ये भी, इसको भी समझिएगा। इसकी डायग्राम देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी डायग्राम से क्लियरिफाई होंगी। अच्छा, सो आपने बेसिकली इस मॉडल में अब तक एक ही चीज़ ज़्यादा पढ़ी होगी कि इस मॉडल में जो प्राइस है या जो क्वांटिटी है उसे हम लोग रिजिड मानते हैं, रिजिड रखते हैं, यानी कि फिक्स रखते हैं। जो फर्म्स है वो अपनी प्राइस एंड क्वांटिटी को चेंज नहीं करते, उनको फिक्स रखते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। क्या होता है कि अगर एक फर्म उठ के अपने प्राइस को बढ़ा लेता है, एक फर्म उठ के अपने प्राइस को बढ़ा लेता है, तो बाकी सभी फर्म्स उसे फॉलो करते हैं और अपने प्राइस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सभी फर्म्स ऑल विल फॉलो। तो ये सिचुएशन बनती है दिस, ये जो आपको कर्व ऊपर नजर आ रहा है ना, दिस इज दिस सिचुएशन, यानी कि इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है, यू कैन सी इट इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर एक फर्म उठ के अपने प्राइस को कम कर लेता है, सो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा, सो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस। सो ये जो नीचे वाला कर्व है, यू कैन सी इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है।
ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व में किंक है, उसका एक पोर्शन जो है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है कि अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाता है तो सभी फर्म्स प्राइस बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी इज़ मोर। अगर एक फर्म प्राइस कम करता है तो कोई भी फर्म उसको फॉलो नहीं करता, इलास्टिसिटी इज़ लेस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे देखिए, ये मैंने समझा दिया आपको। सो दैट्स द रीज़न कि जो प्राइस एंड क्वांटिटीज़ हैं वो रिजिड रहती हैं, यानी कि फिक्स रहती हैं इस किंक पर, इससे बढ़ता या कम होता नहीं है प्राइस या क्वांटिटी। अब आगे यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये वाला पॉइंट पहले पढ़िए। ड्यू टू किंक इन डिमांड कर्व एमआर इज डिसकंटिन्यूअस। कहता है इस किंक के कारण ना, इस किंक के कारण जो हम, आप सबको पता है कि एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व सेम होते हैं और इसके पीछे हम एमआर कर्व बनाते हैं। सो डिमांड कर्व में इस किंक आने के कारण जो हमारा एमआर कर्व है इसमें गैप रहता है। क्या रहता है? गैप। व्हाट इज द रीजन ऑफ गैप? ड्यू टू द किंक इन डिमांड कर्व। अब जो आपके कॉस्ट कर्व्स होते हैं ना, वो इस गैप में से ही निकलते हैं। वाई क्यों गैप में से निकलते हैं? देखिए, हमने कहा प्राइस एंड क्वांटिटीज रिजिड, तो अगर ये वाले जो कर्व्स है ये इस गैप में से ही निकलेंगे तो उससे आपकी प्राइस एंड क्वांटिटीज रिजिड रहेंगी, फिक्स रहेंगी। बट अगर ये एमसी कर्व इस गैप में से नहीं निकलता तो फिर आपकी प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि दिस इज़ योर एमआर कर्व और एमसी कर्व इस गैप से निकल रहा है। सो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी एंड दिस प्राइस। बट अगर मैं एमसी कर्व को इस गैप से ना निकालती, ऊपर या नीचे से निकाल देती, तो इक्विलिब्रियम बदल जाना था, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज हो जानी थी। बट इसमें तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी फिक्स है। सो फिर हम एमसी कर्व को ऊपर नीचे वाले हिस्से से क्यों निकालेंगे? उसको हम जस्ट गैप वाले हिस्से से निकालेंगे। क्यों गैप वाले हिस्से से निकालते हैं? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटीज फिक्स हैं। ठीक है, फाइन। सो डिक्लाइन इन कॉस्ट कीप द प्राइस स्टेबल। वही चीज़ कि कॉस्ट कम भी हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, चाहे कम हो जाए, उसका प्राइस एंड क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू कैन क्लियरली सी, है ना, जहाँ पे एमआर एंड एमसी कर्व कट करते हैं वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम ले रहे हैं। कॉस्ट कम हो गई तब भी वही इक्विलिब्रियम रहा, कॉस्ट इतनी है तब भी उतना इक्विलिब्रियम रहा। क्यों? एमसी कर्व क्योंकि गैप वाले पोर्शन से निकल रही है, इसलिए मेरा प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिड रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बट अगर मैं एमसी कर्व को इस गैप वाले पोर्शन से ना निकालती तो मेरे प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज आना था। फाइन। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोट। सो यानी कि यहाँ पे चाहे कॉस्ट में डिक्लाइन हो जाए, कॉस्ट में चेंज आ जाए, चाहे डिमांड में डिक्लाइन हो जाए, चाहे डिमांड में चेंज आ जाए, प्राइजेस जो हैं वो आपके स्टेबल ही रहेंगे। ठीक है, प्राइजेस आर ऑलवेज स्टेबल हियर। देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एमआर इम्प्लाइज द रेंज विद इन कॉस्ट में चेंज विदाउट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का मतलब है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि एमसी कर्व यानी कॉस्ट कर्व्स के बढ़ने या कम होने से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन पीई एंड क्यूई ओनली। फाइन, ठीक है जी, आ गई समझ बात सबको। सो दिस इज द किंग डिमांड कर्व, जिसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके याद रखने के लिए। अगला मॉडल हम करेंगे चैम्बरलिन मॉडल। चैम्बरलिन मॉडल को स्मॉल ग्रुप मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 फर्म्स हैं एंड होमोजेनियस गुड्स हैं इसमें। अब जो चैम्बरलिन मॉडल है ना, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में कुर्नो मॉडल नहीं समझा तो आपके लिए चैम्बरलिन मॉडल समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की पहली वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि आपको बाकी मॉडल्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो कुर्नो मॉडल में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्म्स हैं वो एज्यूम करके चलते हैं कि दूसरा उनका जो राइवल है वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट, वो ये एज्यूम करता है कि उसका राइवल अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। यानी कि मैं अपने आउटपुट को बढ़ा लूँ चाहे कम कर लूँ, बट मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा राइवल तो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। दिस इज अजम्पशन इन कुर्नो मॉडल, है ना। इसी अजम्पशन के चलते क्या होता था कि जब भी नया फर्म मार्केट में आता था वो बचे हुए आउटपुट का आधा प्रोड्यूस कर लेता था, ये चीज़ सोच के कि मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। मतलब कि फर्म्स अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते थे बट जॉइंट प्रॉफिट्स को नहीं।
इंडिविजुअल प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज होते हैं? अगर हम आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट से कम प्रोड्यूस करें तभी होते हैं ना। मोनोपोली में प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन है, और मोनोपोली में जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो मैक्सिमम आउटपुट से कम होता है। यही चीज़ सोच के जब फर्म मार्केट में आता है तो वो बचे हुए आउटपुट का आधा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर वो पूरा प्रोड्यूस कर लेगा वो तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव आउटपुट में पहुंच जाएगा। बट वो फर्म अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है। दैट्स द रीज़न कि वो टोटल आउटपुट से आधा प्रोड्यूस करता है कि अपने प्रॉफिट्स को, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को वो मैक्सिमाइज कर पाए। बट वो ये चीज़ नहीं सोचता कि जो दूसरा फर्म है वो भी अपना आउटपुट चेंज करेगा। कहीं ना कहीं उसका डिसीजन जो है वो उसके राइवल के डिसीजन से भी इफेक्ट होगा। वो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को फर्म रियलाइज नहीं कर पाता। सो एट द एंड वो जॉइंट प्रॉफिट तो इंडिविजुअल प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर लेता है बट जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाता। दैट्स द रीज़न कि दोनों फर्म्स ज्वाइंटली मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट्स पर नहीं पहुंच पाते। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको कंक्लूजन सी बता दी कुर्नो मॉडल की। बट चैम्बरलिन के मॉडल में क्या होता है? चैम्बरलिन के मॉडल में फर्म जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट फॉलो करता है। जो फर्म है वो कुछ देर के बाद, 1-2 अटैम्प्ट्स के बाद इस चीज़ को समझ लेता है कि दूसरा फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट नहीं रख रहा। वो समझ लेता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों फर्म्स के डिसीजंस एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। वो समझ लेता है कि उसका हर डिसीज़न जो है वो दूसरे के डिसीज़न और उसका डिसीज़न जो है वो एक दूसरे से रिलेट करेगा। कहीं ना कहीं दूसरे फर्म का डिसीज़न उसके डिसीज़न से इफेक्टेड होगा और उसका डिसीज़न उसके राइवल फर्म के डिसीज़न से इफेक्टेड होगा। सो इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को चैम्बरलिन में फर्म रियलाइज़ कर लेते हैं, जो कुर्नो में रियलाइज़ नहीं कर पाते। सो इस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के रियलाइज़ करने के कारण वो रिजल्ट पर पहुंचते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं और वो मोनोपोलिस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट्स पर पहुंच जाते हैं। जॉइंट प्रॉफिट्स जो कुर्नो में नहीं मैक्सिमाइज हुए थे वो चैम्बरलिन में मैक्सिमाइज हो जाते हैं। क्यों मैक्सिमाइज होते हैं? क्योंकि फर्म्स जो हैं वो अपने इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज कर लेते हैं। दैट्स द थिंग। ठीक है। सो चैम्बरलिन ये कहता है कि कल्यूजन के बिना भी हम मोनोपोली सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। ये जो आपको मैं मॉडल्स करवा रही हूँ ये नॉन कल्यूजन के हैं, कल्यूजन के नहीं है ना, कि आपस में उनके कोई निगोटिएशन नहीं है, फर्म्स में कोई टैकिट एग्रीमेंट नहीं है। वो कल्यूजन के मॉडल्स मैंने अलग क्लास में करवाए थे। सो ये नॉन कल्यूसिव मॉडल है। तो कहता है इसमें फर्म्स रियलाइज कर लेते हैं कि बिना किसी टैकिट एग्रीमेंट के, बिना किसी कल्यूजन के भी वो मोनोपोली सोल्यूशन पर पहुंच जाते हैं अगर वो अपनी इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज कर लें। समझे बात? ठीक है। अगले दूसरे फर्म के एक्शन को वो अगर वो प्रिडिक्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट सेट करें, तो एट द एंड इस इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने के कारण ही वो एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हर फर्म एज ए मोनोपोलिस्ट एक्ट करता है और वो टोटल आउटपुट का 1/2 प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो ज्वाइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। वहाँ पे कुर्नो के मॉडल में फर्म्स अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे थे, यानी कि वो जितना बचा हुआ आउटपुट था उससे आधा प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिविजुअली। बट अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल में वो आपका 2/3 वाला हम पढ़ते हैं, याद है ना। बट जो चैम्बरलिन का मॉडल है इसमें ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं, टोटल आउटपुट का 1/2 प्रोड्यूस हो रहा है और फर्म जो है वो मोनोपोली एक्ट कर रहे हैं। फाइन। सो दिस इज द चैम्बरलिन मॉडल। दिस वाज अ चैम्बरलिन मॉडल जिसमें फर्म समझदारी से काम कर रहे हैं, यू कैन से समझदारी से काम कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, बाय एक्सपीरियंस रियलाइज कर रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट है उनके डिसीजंस में। ठीक है। लास्ट वाला हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिमिट प्राइसिंग, इसके बाद ख़त्म करेंगे क्लास को। सो लिमिट प्राइस मॉडल जो है ये किसने दिया है? बेन्स ने दिया है। किसने? बेन्स ने। ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए होता क्या है। दिस इज द मोनोपोलिस्ट प्राइस, दिस इज अ लिमिट प्राइस एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो बेसिकली ये जो लिमिट प्राइस होता है ना ये कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज़्यादा होता है एंड मोनोपोलिस्ट प्राइस से कम होता है। greater than competitive price and less than monopolist price, you can write it here। ठीक है। मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज़्यादा है एंड मोनोपोलिस्ट प्राइस से कम है। क्या होता है असल में, फर्म जो है ना अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस तो चार्ज करेंगे नहीं क्योंकि इसमें उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज नहीं होते, मोनोपोलिस्ट प्राइस चार्ज करेंगे। बट मोनोपोलिस्ट प्राइस में उनको ये दिक्कत आती है कि इतने हाई प्रॉफिट्स को देख के न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करते जाते हैं।
अगर दूसरे फर्म्स देखते हैं, अरे वाह इस बिज़नेस में तो प्रॉफिट से बड़े मिल रहे हैं, इतना हाई प्राइस ये चार्ज कर रहे हैं, है ना, तो उस हाई प्राइजेस को देखते, उस प्रॉफिट्स को देखते हुए उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंट्री होने लगती है दूसरे फर्म्स की। सो जस्ट उस एंट्री को एलिमिनेट करने के लिए, वो अपना प्राइस मोनोपोलिस्ट प्राइस से थोड़ा कम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिमिट प्राइस। ठीक है, इट इज़ ए प्राइस सेट विच डज नॉट अलाउ टू एंटर द मार्केट। ये वो प्राइस है जिससे दूसरे फर्म्स की एंटर को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है मार्केट में। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, इज कंडीशन ऑफ एंटरिंग, PL इज लिमिट प्राइस, PC इज कॉम्पिटिटिव प्राइस डिवाइड बाय PC कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला फॉर लिमिट प्राइस। सो इसी के साथ आज के मॉडल्स होते हैं हमारे ख़त्म। तो बेसिकली हमने 3 किए हैं, स्टेकलबर्ग, किंग डिमांड कर्व, चैम्बरलिन एंड लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट प्राइस मॉडल। सो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी। अनअकैडमी प्लस पे हमारा नया बैच कोर्स जो है वो अभी चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और अगली बार वाली नेट की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। एज यू नाउ UGC नेट इकोनॉमिक्स का पेपर हर बार 70 से 80% हमारे पढ़ाए हुए में से ही आता है, मेरी UGC नेट की बुक में से ही आता है। सो उसके लिए आप अगले कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिमर10 मेरा कोड है, इसको लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। साइमल्टेनियसली आपको पेपर 1 भी मिलता है सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और अनअकैडमी की जो लिंक है प्रोफाइल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी होती हैं शाम को 5 बजे, स्पेशल क्लासेस। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सभी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलते हैं। और मेरी बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।